नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का AIR। उससे पहले एक छोटा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे डेली बेसिस पे कुछ AIR में इम्पोर्टेंट नहीं होता है तो क्या करें। तो मैंने इसका एक सॉल्यूशन, जैसे कल हमने कोई वीडियो नहीं डाला, उसके लिए यही था कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट था ही नहीं जिसको हम UPSC के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करें, लेकिन उसमें एक सॉल्यूशन निकाला है। सॉल्यूशन क्या है कि हम जो भी टॉपिक आएगा या फिर कोई भी ऐसा वर्ड आएगा जिसको हम डिस्कस तो कर सकते हैं या फिर उसको कहीं ना कहीं रिवाइज़ कर सकते हैं, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स को हम रिवाइज़ कर लेंगे। जैसे आज में था PM केयर फंड का जो न्यासी बोर्ड की जो बैठक थी उसके बारे में, तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन हम PM केयर फंड को हम रिवाइज़ कर सकते हैं। PM केयर फंड क्या था कि इसका उद्देश्य क्या था कि आपात स्थिति में हम कैसे उपयोग एक फ़ंड बनाए, इसका उपयोग हम कर सकते हैं उन आपात स्थितियों को सोल्यूट करने में। प्रधानमंत्री हैं वो उनकी अध्यक्षता करेंगे, वहीं पे इनके सदस्य कौन कौन होंगे, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इसके सदस्य होंगे। तो ये PM केयर फंड हमने देखा है, इसमें इसके इम्पोर्टेंट और विशेषताएं क्या क्या हैं कि इसकी जो कोष की जो राशि है वो निर्धारित नहीं है। पहली चीज़ कि इसमें ऐसा नहीं है कि भाई 1000 करोड़ रुपए ही जमा हो सकता है, 2000, ऐसा कोई निर्धारित राशि नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर भी जो फंड होता है वो जमा करवाया जा सकता है। अब इसमें ये आ गया कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी एक्ट 2013 के अंदर है कि कंपनी कौन कौन सी कंपनी हम जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आती हैं। कंपनी की नेटवर्थ होनी चाहिए 500 करोड़ के आसपास, टर्नओवर होना चाहिए 500 करोड़ के आसपास नहीं, 500 करोड़ से अधिक, और टर्नओवर होना चाहिए 1000 करोड़ से अधिक या फिर 1000 करोड़, और वहीं पे उसका जो नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ या उससे अधिक होना चाहिए। इनका जो कंपनी, ऐसी जो कंपनी है उसका पिछले 3 वर्ष में जितना ये है, उसका जितना प्रॉफिट है उसका 2% हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्च करेंगे। उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ऐसे किसी भी क्षेत्र में कंपनी उसको दे सकती है, उस कोष को जमा कर सकती है या फिर उसको निवेशित कर सकती है। तो ये PM केयर में भी ये निवेश कर सकते हैं, फिर डाल सकते हैं। तो ये इनडायरेक्ट निवेश भी होता है। क्यों? क्योंकि इससे है ना गुडविल बढ़ती है, किसी भी कंपनी की गुडविल बढ़ती है। तो उससे, जैसे टाटा है, टाटा से हम बहुत ही कनेक्शन फील करते हैं, तो उसकी गुडविल की वजह से भी उसके प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा डिमांड मिलती है। तो ये इस तरीके से इनडायरेक्ट रूप में काम करता है। तो ये था हमारा PM केयर फंड। इसी के बाद में है दूसरा हमारा टॉपिक था उच्च दक्षता और सौर पैनल मॉड्यूल के निर्माण के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है। तो सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्यों करना चाह रहे हैं? पहली चीज़ तो हम क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट पे डिपेंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग देश में ही होगी, तो आत्मनिर्भरता का जो हमारा सपना है वो भी कहीं ना कहीं इसमें फलीभूत होता है। अगली चीज़ है इसमें प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव देके हम इसको कहीं ना कहीं विनिर्माण भारत में करना चाह रहे हैं। तो ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव क्या है? एक स्कीम, ये भी एक स्कीम है। जो स्कीम के अंदर क्या किया गया है कि ये 5 साल के लिए लाई गई है। इसमें क्या है कि हम कुछ ऐसा इन्वेस्ट करेंगे कि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किया है, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर रही है तो उसके ऊपर भारत सरकार कुछ % सब्सिडी देके उसको इंसेंटिवाइज करेगी, जिससे आपकी जो नया प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी लागत कम हो जाएगी। तो इस तरीके से एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत ये वाली जो मॉड्यूल्स हैं वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर हम एक और चीज़ देखें कि सेमीकंडक्टर उद्योग से रिलेटेड भी एक वर्ड था कि हम सेमीकंडक्टर उद्योग में 50% का इंसेंटिवाइज किया जाएगा जो प्रोडक्शन है उसमें। तो इसमें भी कहीं ना कहीं PLI स्कीम का यूज़ कर रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर उद्योग को भी देख लेते हैं। हमने सौर पैनल मॉड्यूल में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में जो प्रयास कर रहे हैं वो भी देखें। वहीं पे हम देखते हैं कि जो सेमीकंडक्टर उद्योग है इसमें भी हम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रयास करने के लिए PLI स्कीम का भी यूज़ कर रहे हैं। तो PLI 2 जगह हो गई, तो हमने उसको थोड़ा विस्तारित रूप में देख लिया। सेमीकंडक्टर उद्योग इम्पॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो सेमीकंडक्टर उद्योग इम्पोर्टेंस इसलिए रखते हैं क्योंकि आज के टाइम पे जो भी IT से रिलेटेड है या फिर हमारा जो भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या फिर मोबिलिटी है, मतलब जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें भी कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हाल फिलहाल में भी थोड़े दिन 2020-21 में सेमीकंडक्टर्स की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी कंपैरिजन सप्लाई के। तो एक मतलब वैश्विक स्तर पे एक असंतुलन देखा था।
तो उसी की दिशा में हमने कहा कि हम भी आत्मनिर्भर बनेंगे भाई, कोशिश करेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले ये था कि औद्योगिक जो नीति है, जो औद्योगिकरण 4.0 है, उसके लिए इम्पोर्टेंस हो जाता है। और वहीं पे जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके लिए सेमीकंडक्टर माइंड और हार्ट का काम करता है। तो ये इम्पोर्टेंस आ गई हमारे लिए। वहीं पे इस दिशा में भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। PLI हमने देख लिया, ये सेमीकंडक्टर डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए भारत सरकार प्रयासरत रहे। वहीं पे 2-3 दिन पहले की न्यूज़ में हमने देखा था कि गुजरात सरकार और वेदांता और फॉक्सकॉन मिलके गुजरात में सेमीकंडक्टर उत्पादन विनिर्माण की एक इकाई स्थापित कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रयास है इम्पोर्टेंट। और अगला था तमिलनाडु में एक पॉलीमेटिक कंपनी ने भी वहाँ पे एक सेमीकंडक्टर विनिर्माण का जो उद्योग है या फिर इकाई है वो स्थापित की थी। वहीं पे सेमीकंडक्टर डिस्प्ले विनिर्माण योजना के लिए 50% का प्रोत्साहन राशि भारत सरकार दे रही है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हम सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए बहुत सारी जो देशों के साथ सहयोग कर रहे हैं। तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से देश जापान है, अमेरिका है। वहीं पे हम अगर सुझाव में दें तो सुझाव में सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि हम ताइवान जैसे देशों के साथ बहुत ही लिबरल पॉलिसीज़ को हम बना सकते हैं, क्योंकि ताइवान विश्व का बहुत बड़ा सेक्टर एक्सपोर्ट करने में सेमीकंडक्टर में बहुत अग्रणी देशों में से आता है। तो ये इसमें भी हमने PLI देख लिया। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वर्तमान में भारत सरकार या फिर भारत में जितना हम सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं उसका 99% से ज़्यादा हम आयात पे निर्भर है। वर्तमान में लगभग 2021-22 का डेटा है, हम 24 अरब डॉलर का आयात करते हैं सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में। वहीं पे अगर देखा जाए तो 2025 तक लगभग हम इस पे 100 अरब डॉलर की डिमांड तक पहुंच जाएंगे। तो एक ऐसा उभरता हुआ सेक्टर है जिसमें हम अगर आत्मनिर्भर बनते हैं तो बहुत बड़े स्तर पे एक तो रोज़गार बढ़ेंगे और हमारा जो आयात निर्भरता है वो भी कम होगी। तो ये हमने सेमीकंडक्टर वाला एरिया देख लिया। फिर एक छोटी सी फैक्ट था कि जो बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र है कहाँ पे, पहले तो झारखंड में है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। वहाँ पे अभी घोषणा की है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र को पूर्णतः मुक्त घोषित किया है। तो बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र झारखंड, तो ये नक्सलवाद जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी है GS 3 का, उसमें इम्पॉर्टेंट एक एग्जाम्पल हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल वहाँ यूज़ करेंगे। वहीं पे एक स्पर्श प्रणाली भारत सरकार ने जो शुरू की थी, किससे रिलेटेड है, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो रक्षा क्षेत्र है उसके लिए। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे पेंशन भोक्ता हैं उनके लिए पेंशन और जो सरकार है उनके मतलब जो प्रणाली है उसको सुगमित करने के लिए हमने ऐसा एक प्रणाली स्थापित की है, स्पर्श प्रणाली। प्रधानमंत्री ने राज्य के जो पर्यावरण मंत्री है उनकी एक मीटिंग बुलाई थी। क्योंकि हम पर्यावरण की दिशा में किस तरीके से बेहतर काम कर सकते हैं उसके लिए। तो ये एग्जाम्पल हम ले सकते हैं GS 2 में सहकारी संघवाद के उसमें, तो ये उसी के लिए इम्पोर्टेंट था। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो हमारे GS 1 की जो शहरीकरण की समस्या और सॉल्यूशन के लिहाज से हम यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्पल पे। जो महाराष्ट्र सरकार है, मुंबई की जो स्लम है धारावी, उसमें उसका पुनर्विकास करने का प्लान ला रही है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा GS 1 के लिए। मिलते हैं फिर हम कल की AIR के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।